नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल बदल गया, मैं वही हूं आप लोगों की खिदमत में, और आज एक और कहानी, एक और वाकये के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। यह कहानी बहुत दर्दनाक है, जिसकी एंडिंग यानी जिसका अंत जब आपको पता चलेगा आपको वाकई बहुत तकलीफ होने वाली है। मगर क्या करें, चूंकि हम क्राइम रिपोर्टर्स हैं, नए साल पर भी आपको क्राइम की कहानियां ही सुनाएंगे। और क्राइम की कहानियां आमतौर पर दुखद ही होती हैं। बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं जिसमें किसी क्राइम रिलेटेड स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो। बहरहाल आइए, और बिना कुछ बात किए हुए, बिना किसी और लाग लपेट के सीधे शुरुआत करते हैं। ये घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास हावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप सारे लोग जानते हैं। हावड़ा ब्रिज का नाम भी आप सबने सुन रखा होगा। हावड़ा ज़िले में एक जगह है उलूबेड़िया, और उलूबेड़िया में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है राजापुर पुलिस स्टेशन। इसी राजापुर पुलिस स्टेशन के हद की ये घटना है, और तारीख है 28 दिसंबर 2022, यानी पिछले साल की। हुआ ये कि इसी राजापुर पुलिस स्टेशन से जो हाईवे झारखंड से कोलकाता को कनेक्ट करता है, उस हाईवे पर एक कार बड़ी तेजी से चली जा रही थी, और इस कार में 3 लोग सवार थे, पति पत्नी और उनकी 2.5 साल की बेटी, छोटी सी बेटी। और वक्त था सुबह के यही तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का, यानी अर्ली मॉर्निंग। और जब ये कार रांची से कोलकाता की तरफ जा रही थी, बल्कि रांची से ही आ भी रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि रात में कई घंटों का सफ़र पूरा कर अब ये परिवार जो है वो कोलकाता पहुंचने जा रहा था। इस बीच जैसे ही गाड़ी राजापुर पुलिस स्टेशन के पास पहुंची, एक बहुत ही भयानक वारदात हुई। और ये एक ऐसी वारदात थी जिसने इस पूरे परिवार की हालत बदल कर रख दी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरे परिवार को इस घटना ने तबाह कर दिया। हुआ कुछ यूं कि कार चलाते चलाते जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी थक भी गए थे, और उनको लग रहा था कि एक बार उनको थोड़ा रिलीव होने के लिए बाहर जाना चाहिए, यानी थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह के लिए गाड़ी रोककर उतरना चाहिए बाहर। और उन्होंने वैसा ही किया। राजापुर पुलिस स्टेशन के पास जो हाईवे है, उस हाईवे पर उन्होंने गाड़ी रोकी एक सुनसान जगह पर, और गाड़ी रोकने के बाद वो नीचे उतरकर अभी रिलीव होने के लिए जा ही रहे थे कि तब तक उन्होंने ये देखा कि 2-3 लोग अचानक से वहां पर आ गए, और उन्होंने पहले हस्बैंड का पर्स छीनने की कोशिश की। इस आदमी का नाम था प्रकाश अलबेला। तो प्रकाश अलबेला का जब पर्स छीनने की कोशिश हुई तो अलबेला ने विरोध किया, और जैसे ही वो पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है हाथ में बंदूक लिए हुए उन पर तान के खड़ा हो गया। प्रकाश तो घबरा गए, उन्हें लगा कि अरे ये कहीं गोली ना मार दे, और इस सुनसान जगह पर बीच हाईवे में कैसे वो किसी से मदद मांगते। तब तक उन्होंने ये देखा कि उनकी पत्नी जो कार की पिछली सीट पर थी शायद, या पता नहीं बगल की सीट पर ही थी, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, उनकी पत्नी कार से बाहर उतरी और वो सीधे जो लुटेरे हैं उनसे भिड़ गई। फिजिकल स्कफल जो है, मारपीट वहाँ शुरू हो गई। और लुटेरों को जब लगा कि ये महिला जो है उनके लिए चैलेंज क्रिएट कर रही है, तो उनमें से एक लुटेरे ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी करीब से, उस महिला के सिर में गोली मार दी। आप समझिए, किसी को सिर में गोली मार देना कैसी भयानक वारदात हो सकती है। इंसान के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। इस महिला के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही गोली लगी, महिला वहीं गिर पड़ी, खून से लहूलुहान, स्कल फ्रैक्चर हो गया, और समझिए कि जो ब्रेन है उसका आधा हिस्सा डैमेज होकर बाहर निकल गया। बहुत ही ब्रूटल कंडीशन था, बहुत ही दर्दनाक वो तस्वीर थी। और वो जो लुटेरे थे, जो असाइलेंट्स थे, वो मौके से भाग गए। हस्बैंड परेशान, 2.5 साल की छोटी सी बेटी साथ में, बीवी की ये हालत। उन्होंने किसी तरह से अपनी बीवी को कार की रियर सीट पर, यानी पिछली सीट पर लिटाया, लहूलुहान हालत में ही लिटाया, और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे, आसपास शोर मचाने लगे, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। फाइनली वो कार लेकर फिर से कोलकाता की तरफ आगे बढ़े, और तकरीबन 8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर कुछ दुकानें थी, और वहाँ पर उन्होंने लोगों से
रोते हुए मदद मांगी और बताया कि उनकी बीवी को कुछ लुटेरों ने गोली मार दी है और वो कार की पिछली सीट पर बहुत बुरी तरह से तड़प रही है, पड़ी हुई है, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तो ऐसी बात जब प्रकाश अलबेला नाम के उस शख्स ने कही तो आसपास के लोगों ने उनको हॉस्पिटल का रास्ता बताया और उस महिला को और उसके पति को उलुबेड़िया में ही शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हॉस्पिटल है वहाँ तक भिजवाया। हॉस्पिटल में भिजवाया तो गया, वहाँ वो पहुँच भी गए, मगर अनफॉर्चुनेटली महिला की मौत हो चुकी थी। बल्कि सच्चाई तो यही है कि महिला की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। लेकिन कोई भी इंसान जब तक अपने किसी के साथ इस तरह का हादसा हो जाए तो वो जब तक डॉक्टर से कंसल्ट न कर ले, उसे डॉक्टर को दिखा न दे, तो उसका दिल नहीं मानना चाहता कि ऐसा कुछ हुआ है। तो खैर डॉक्टरों ने जब बताया कि आपके पत्नी की मौत हो गई है गोली लगने से, तो पति और परेशान हुआ, रोने बिलखने लगा और इसी के साथ हॉस्पिटल की तरफ से ही पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी गई। अब जो राजापुर पुलिस स्टेशन की टीम है वो मौके पर पहुंची, हॉस्पिटल में पहुंची और उसने डेड बॉडी का मुआयना किया। पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया क्योंकि एक मर्डर का मामला था तो इन्वेस्टिगेशन होनी थी, पोस्टमार्टम होना था। तो हुआ ये कि कब्जे में डेड बॉडी को लेने के बाद पुलिस ने प्रकाश कुमार जो पति हैं उनसे पूछताछ शुरू की और पति ने जो कहानी बताई वो वही है जो कहानी मैंने अब तक आपको सुनाई। अब पुलिस ने ये तय किया कि वो इस पति को लेकर, प्रकाश कुमार को लेकर मौका वारदात पर जाएगी और मौका वारदात पर जाकर सीन ऑफ क्राइम का एक बार मुआयना करेगी और डेड बॉडी का भी बहुत बारीकी से मुआयना करेगी। पुलिस ने कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, जो सीन ऑफ क्राइम के एक्सपर्ट्स होते हैं, चीज़ों को देखकर ये बता देते हैं कि ये घटना कैसे हुई होगी, क्या हुआ होगा, उस तरह के एक्सपर्ट्स को भी अपने पास बुलाया और उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले तो पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि वो जगह कैसी है, वहाँ की आबादी कितनी है, कितनी दूरी पर लोग हैं, ये सारी चीज़ें पुलिस ने उसको एग्ज़ामिन किया। साथ ही पुलिस ने एग्ज़ामिन किया उस कार को भी जिस कार में ये घटना हुई थी। ये एक हचबैक कार यानी एक छोटी कार थी जिसमें इस महिला की हत्या की गई थी और साथ ही पुलिस ने आसपास के लोगों से भी बातचीत करने का फैसला किया। तो इस कोशिश में पुलिस ने ये देखा, सबसे पहले मैं आपको कार के बारे में बताता हूँ। पुलिस ने ये देखा और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कि कार में बहुत ज़्यादा खून बिखरा हुआ है। मतलब वो जो पिछला हिस्सा है कार का, चाहे वो पिछली सीट हो या फिर नीचे जो फुटबोर्ड के आसपास का इलाका हो, हर जगह खून ही खून, बहुत ज़्यादा खून बिखरा हुआ था। और साथ ही दिमाग का कुछ हिस्सा, चूंकि गोली सिर में लगी थी, दिमाग का कुछ हिस्सा कार के अंदर ही पड़ा हुआ था। और इसके साथ ही जो गोली का फ्रंटल पार्ट होता है जिसे लेड कहते हैं या बुलेट कहते हैं, वो बुलेट भी कार के अंदर ही पड़ा हुआ था। और इसके साथ ही पुलिस ने डेड बॉडी का जब मुआयना किया तो पुलिस ने यह देखा कि डेड बॉडी में जो है सिर्फ एक गोली का निशान है और वो गोली जो है दाईं कनपट्टी पर लगी है और दूसरी तरफ से निकल गई है। ये भी एक चीज़ पुलिस ने नोटिस की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने नोटिस की। और साथ ही जो पुलिस ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कुछ और बातें नोटिस की वो ये कि जिस जगह पर यह घटना हुई थी उससे थोड़ी ही दूर पर एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में कुछ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो पुलिस ये जानना चाहती थी कि वो लुटेरे, वो किलर्स कौन थे और वो किस तरफ से आए होंगे, किधर गए होंगे। तो जब हस्बैंड को लेकर पुलिस सीन ऑफ क्राइम पर गई, सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की कोशिश की, उससे लगातार पूछताछ कर रही थी, तो उन लुटेरों के आने जाने के डायरेक्शन के बारे में भी पता चला। इसके बाद पुलिस ने जो नियर बाई फैक्ट्री है उसमें लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली और उसको भी एग्जामिन किया। मगर पुलिस को तब बड़ी हैरानी हुई जब पुलिस ने देखा कि सीसीटीवी में कोई भी इस तरह की हलचल, लुटेरों के आने जाने की कोई तस्वीर, वहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ जो है वो कैमरे में कैद नहीं हुई थी। जबकि कैमरा जो है वो नॉन स्टॉप रिकॉर्ड कर रहा था, उसका ड्यूरेशन, उसका टाइम स्पैन, ये सारी चीज़ें बता रहा था। इसके बाद पुलिस ने प्रकाश से फिर से पूछताछ करने का फैसला किया और इस बार जब पुलिस ने प्रकाश से पूछताछ की तो वही कहानी दोहराने में प्रकाश ने कुछ गलतियां की।
मतलब कहने का मतलब ये कि पहली बार में प्रकाश ने जो बातें कही थी, दूसरी बार में जब प्रकाश ने वह कहानी रिपीट की तो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज आ गई, कुछ विरोधाभास आ गए। और तब पुलिस को लगा कि अगर कोई आदमी किसी घटनाक्रम को खुद अपनी आंखों से देखा होता है, उसको भोगा होता है, तो वो उस चीज़ को हूबहू बताता है। लेकिन अगर कोई आदमी कोई ऐसी कहानी सुनाता है जो वाकई में न हुई हो, तो फिर शायद इंसान उस कहानी को बार बार सुनाने में लड़खड़ाता है, क्योंकि वो चीज़ वो विटनेस नहीं कर रहा होता है बल्कि क्रिएट कर रहा होता है। तो पुलिस को खटका लगने लगा और पुलिस को ये भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी की मौत को लेकर, बीवी के कत्ल को लेकर झूठ बोल रहा है। अभी पुलिस इन उलझनों में थी, तब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने कार का मुआयना किया था, जिन्होंने डेड बॉडी का मुआयना किया था, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि पुलिस का दिमाग ठनका और पुलिस जिस डायरेक्शन में सोच रही थी, शक के दायरे में पति को ले रही थी, उस डायरेक्शन में उसकी सोच और मजबूत हो गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्या बताया ये सुनिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि कार में बहुत ज़्यादा खून का पड़ा होना, कार में महिला के दिमाग का एक टुकड़ा या हिस्सा पड़ा होना, कार के अंदर गोली का पड़ा होना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि महिला को गोली कार के अंदर ही मारी गई है। अगर महिला, जिस तरह से पति ने बताया कि महिला बाहर आकर लुटेरों से भिड़ गई थी, लड़ रही थी, अगर बाहर लड़ने के दौरान उसे गोली मारी जाती तो वो पहले बाहर सड़क पर गिरती और वहाँ पर सबसे ज़्यादा खून गिरा हुआ होता। लेकिन सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करते वक्त पुलिस को सड़क पर बहुत ज़्यादा खून नज़र नहीं आई, बल्कि गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा खून नज़र आया। साथ ही जो बॉडी पार्ट है जिस पर मैं बार बार जिसका जिक्र कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ ब्रेन, वो ब्रेन भी जो है वो भी कार के अंदर ही पड़ी हुई थी। ये भी इस बात का इशारा कर रहा था कि ये गोली जो है कार के अंदर ही लगी है, कार के अंदर ही चलाई गई है। ऊपर से जो गोली का फ्रंटल पार्ट है, जिसे हम बुलेट कहते हैं या लेड कहते हैं, वो जो फ्रंटल पार्ट है वो भी कार के अंदर मिली। ये भी इस बात का इंडिकेशन था कि गोली कार के अंदर मारी गई। अदरवाइज अगर बाहर गोली मारी जाती तो शायद वो गोली कार के बॉडी पर लगती, डिफ्लेक्ट होकर कहीं चली जाती, या हो सकता है कि सीधे किसी सुनसान जगह पर वो गोली निकल जाती बॉडी को छेदते हुए, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। तो ये जो इशारे थे सीन ऑफ क्राइम के, वो इशारे कर रहे थे कि पति प्रकाश झूठ बोल रहा है, क्योंकि पति ये कह रहा था कि बीवी की हत्या सड़क पर हुई, रोड पर हुई, और सीन ऑफ क्राइम और कार ये बता रही थी कि बीवी को गोली कार के अंदर मारी गई। ये एक पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि गोली लगी थी दाईं कनपट्टी पर और गोली निकल गई थी बाईं कनपट्टी पर। आमतौर पर अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो और कोई बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारे तो गोली फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी में लगनी चाहिए, सामने लगनी चाहिए, साइड में नहीं लगनी चाहिए। साइड में गोली तभी लगेगी जब आदमी कंट्रोल्ड सिचुएशन में किसी को गोली मारेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत मुमकिन है कि ये महिला जब गोली का शिकार बनी, जब उसे गोली मारी गई, तब वो महिला सो रही थी और उस सोई हालत में उसके दाईं कनपट्टी पर गोली मारी जो बाईं कनपट्टी को छेदती हुई बाहर निकल गई। ये भी इशारा कर रहा था कि पति जो स्कफल का, लड़ाई झगड़े की कहानी सुना रहा है, उस कहानी में दम नहीं है। सीसीटीवी फुटेज की बात तो हमने आपको बता ही दी। तो सीसीटीवी फुटेज की बात हो गई, कार के अंदर की कहानी हो गई, प्लस डेड बॉडी के हालात हो गए। ये सारी चीज़ें इशारा कर रहे थे कि शायद प्रकाश जो हस्बैंड है वो झूठ बोल रहा है। अब पुलिस ने प्रकाश से और पूछताछ शुरू की और पुलिस ने प्रकाश से पूछा कि तुम इस घटना के बाद तुमने क्या किया, आसपास तुमने लोगों से मदद मांगी या नहीं। उसने कहा मैंने बहुत मदद मांगा, लोगों से चीखा चिल्ला, लेकिन मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की, यहाँ कोई नहीं था। जबकि हकीकत यह है कि जहाँ पर यह घटना हुई है उससे बमुश्किल 100 मीटर के फासले पर ट्रैफिक पुलिस का एक पोस्ट है और उस वक्त सुबह भी उस ट्रैफिक पुलिस के पोस्ट पर पुलिस वाले मौजूद थे। अगर प्रकाश सच बोल रहा होता और उसने वाकई शोर मचाया हुआ होता या वाकई ढूंढा होता मदद, तो उसे वहाँ उन पुलिस वालों की मौजूदगी और उनसे मदद मिल सकती थी। ऊपर से उसके पति ने यह भी कहा कि वो अपनी बीवी को इस घटना के बाद कार की पिछली सीट पर लेटाकर तकरीबन 3 घंटे से मदद के लिए इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। जबकि हकीकत यह है कि 3 घंटे से अगर वो मदद के लिए घूमता तो आप समझिए कि 3 घंटे से अगर वो कार लेकर घूम रहा होता तो न जाने कितने बड़े एरिया में वो ट्रैवल कर चुका होता। जबकि हकीकत यह है कि उसने सिर्फ 8 किलोमीटर का फासला तय किया था और कुछ दुकानदारों से बात करने के बाद एक हॉस्पिटल में अपनी बीवी को लेकर जाने में कामयाब हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जयप्रकाश के झूठ की तरफ इशारा कर रही थी। अब
जो पुलिस सुबह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई थी, उस पुलिस को जब फॉरेंसिक कंफर्मेशन मिल गए तो पुलिस ने प्रकाश अलबेला नाम के इस शख्स पर, उसके पति पर अपना शिकंजा कस दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसकी उम्र तकरीबन 40 साल के आसपास है। तो प्रकाश को पकड़ा और फाइनली प्रकाश ने यह कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपनी बीवी की हत्या की है। और प्रकाश की बीवी जो है वो कोई मामूली महिला या मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि जो प्रकाश है उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा उसका पूरे झारखंड में कद था। वो एक छोटा नागपुरी लैंग्वेज की, छोटा नागपुरी कल्चर की एक सितारा थी, एक एक्ट्रेस थी, एक यूट्यूबर थी, जिसका नाम था रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया, जिसके लाखों फॉलोअर्स सोशल मीडिया में मौजूद हैं। और प्रकाश कुमार जो उसका हस्बैंड है वो पेशे से एक फिल्म मेकर है। अब सवाल यह है कि एक फिल्म मेकर हस्बैंड ने अपनी एक्ट्रेस बीवी की हत्या क्यों की और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो प्रकाश है उसकी असल में 2 शादियां हो चुकी है और ये रिया उसकी दूसरी बीवी थी। पहली बीवी से उसे 2 बच्चे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बीवी के रहते हुए उसने दूसरी शादी की है, तलाक नहीं लिया है। और इस चीज़ को लेकर 2 बीवी और 1 पति के बीच में डिस्प्यूट भी रहा है, जिसको लेकर पंचायत भी हुई वहाँ रांची में, जहाँ के ये रहने वाले हैं, उस गांव में जहाँ के ये रहने वाले हैं झारखंड के। और पंचायत ने ये फैसला किया कि वो दोनों बीवियों का ख्याल रखेगा और उनकी देखभाल करेगा। इस हिसाब से वो कभी पहली बीवी के साथ तो कभी दूसरी बीवी के साथ जो है वो रहता था और दोनों बीवियों के साथ वो वक्त गुजार रहा था। हकीकत एक ये भी थी कि ये प्रकाश जो है काफ़ी कर्ज में था, काफ़ी लोन में डूबा हुआ था। तकरीबन 30 लाख रुपए उसने लोन ले रखे थे। और ये जो रिया कुमारी है उसके पास बैंक बैलेंस तो था ही, शेयर के पेपर्स थे और उसका भारी भरकम इंश्योरेंस भी था। तो ये भी एक इंस्टिगेट करने वाली या मर्डर की तरफ उसके पति का ध्यान खींचने वाली एक वजह थी कि पत्नी को मारें और उसके पैसे जो है वो हासिल कर लें। ऊपर से पत्नी के साथ पति की लड़ाई होती रहती थी और पत्नी के घर वालों का तो यहाँ तक इल्ज़ाम है कि दहेज के लिए भी जो प्रकाश है उनका दामाद, वो उनकी बेटी को लगातार परेशान किया करता था। तो दहेज वाली बात हो गई, पत्नी और पति के बीच की लड़ाई हो गई, रुपए पैसों का लालच हो गया, दूसरी बीवी का भी सीन में होना वो भी एक वजह, और ऊपर से एक एक्ट्रेस होने की वजह से रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की जो लाइफस्टाइल थी, लेट नाइट पार्टीज़, लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें भी उसके हस्बैंड को अखरती थी। तो ये भी एक रीज़न था उसके एंगर का, गुस्से का, एंग्विश का। और अक्सर इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ करती थी। तो इसी लड़ाई, इसी गुस्से में, पैसे लेने में, तो मल्टीपल रीजंस की वजह से उसने अपने पत्नी की हत्या करने का फैसला किया। और इसके लिए उसने बड़ी गहरी साजिश रची। उसने अपनी पत्नी को यह झांसा दिया कि वो रांची से कोलकाता जाएंगे और कोलकाता जाकर वहाँ दिन भर शॉपिंग करेंगे। थोड़ा अगर लाइटर नोट में मैं बात करूं तो आम तौर पर महिलाएं हो या गर्लफ्रेंड्स हो, वो शॉपिंग के नाम से तो बहुत सारा अपराध माफ़ कर देती है। तो ईशा भी जो है वो इस बात पर राज़ी हो गई और अपने पति से उसकी जो अनबन थी उसको ख़त्म करके ईशा अपनी छोटी सी बेटी को लेकर अपने पति के साथ मिडनाइट को रांची से कोलकाता के लिए निकली। लेकिन सच्चाई ये थी कि प्रकाश के दिमाग में प्री प्लान्ड था कि वो अपनी बीवी का मर्डर करेगा। और उसने जैसे ही कोलकाता से तकरीबन 60 किलोमीटर पहले सुनसान जगह पर उसको लगा कि यहाँ पर हम मर्डर कर सकते हैं, तो उसने अपनी गाड़ी रोकी और सोई हालत में अपनी बीवी को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। अब से कुछ ही दिनों के बाद 2.5 साल की जो छोटी सी बच्ची है इनकी, उसका बर्थडे था और उसके बर्थडे के लिए शॉपिंग करने के बहाने ये पति, जल्लाद पति, अपनी बीवी को लेकर कोलकाता जा रहा था। लेकिन इरादा शॉपिंग करने का नहीं था बल्कि कत्ल करने का था, और जिसे उसने मिडनाइट नहीं बल्कि अर्ली मॉर्निंग में, मिडवे में उसने उस घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के इंटेंस इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस को स्कैनिंग करने के बाद फाइनली इस कातिल पति को कोलकाता की पुलिस ने, या यूं कहें कि हावड़ा उलूबेड़िया की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ एक जो मर्डर का मामला था, वो मर्डर का मामला चंद घंटों में पुलिस ने सुलझाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन जिस तरह से प्रोफेशनल तरीके से हावड़ा पुलिस ने इस मामले की जांच की और गुनहगार पति को पकड़ा एक सेलिब्रिटी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में, वो कहानी जो है वाकई आई ओपनर है, आई ओपनिंग स्टोरी है। तो मुझे लगा कि ये कहानी मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए, आप सबको सुनानी चाहिए। नए साल पर यह बहुत ही दर्दनाक कहानी है और
इस कहानी पर अब आप जो भी सोचते हैं, जो आपकी राय है, चाहे वो पति के रवैये पर हो, बीवी के विक्टिम बन जाने पर हो, हावड़ा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर हो, साजिश जो रची गई उसकी गहराई पर हो, आप जो भी सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन कमेंट्स को बाकी दूसरे दर्शकों के साथ भी मैं साझा करूं। अब जो एक मर्डर केस मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड्स में सुनाया था, जिसमें एक लिव इन टुगेदर में रहने वाली महिला का उसके लिव इन पार्टनर ने मर्डर कर दिया था, और वो मर्डर किया था शिमला हिमाचल प्रदेश में, और गाज़ियाबाद में आकर उसने झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार तो किया मगर तफ्तीश करने में पुलिस ने 7 महीने का वक्त ज़ाया कर दिया। उस कहानी पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं सारे लोगों का कमेंट तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ एक दर्शकों का कमेंट भी पढ़ूंगा और आप सारे लोगों का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। तो संधु गुरप्रीत जी ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है नाइस वर्क सर, कीप इट अप, ऑलवेज इंटरेस्टिंग स्टोरीज। थैंक यू वेरी मच गुरप्रीत जी। भारत चौधरी साहब ने हैप्पी न्यू ईयर लिखा है, और इन्होंने लिखा है कि शम्स ताहिर खान और मेरी कहानी वो लगातार सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। आरबीओ दौसा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिनेश सहगल हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। एक हमारे यूज़र हैं, उनकी आईडी तो डिस्प्ले हो रही है लेकिन नाम नहीं दिख रहा, उन्होंने लिखा है कि सर इंद्रपुरम में नानी का घर है। क्या बात है, और बहुत सारे इन्होंने इमोजीज भेजे हैं। और उज्जैन से, महाकाल की नगरी से सुरेश परिहार जी ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा है कि मेरे मामा जी के लड़के राकेश सीतपरा का 1 जनवरी को बर्थडे है, एक बार बर्थडे विश एडवांस में ज़रूर करें सर। बिल्कुल, मैं आपको आपके मतलब भाई को मैं विश करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक जोक भी कहना चाहता हूँ, ऑल्दो ये बीजे है, मतलब बैड जोक। कहते हैं कि भारत में 80% लोगों का बर्थडे जो है वो 1 जनवरी को होता है। खैर ये एक मजाक वाली बात है। बाकी और भी दर्शकों ने कमेंट किया है, और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं लेकिन उनका नाम डिस्प्ले नहीं होता, क्योंकि यूज़र आईडी जो होती है वो कई बार लोग नाम के साथ बनाते हैं, कई बार लोग नाम के साथ नहीं बनाते। तो जो नाम के साथ नहीं बनाते उनका ना तो नाम पढ़ पाता हूँ, ना उनके कमेंट में आगे बढ़ पाता हूँ, ये एक दिक्कत होती है। तो इसीलिए कमेंट के साथ अपना नाम अलग से मेंशन ज़रूर कर दिया करें। प्राची गंगवार ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि ये लिव इन पार्टनर के कत्ल के बहुत सारे मामले अब सामने आने लगी हैं। कृष्णा नेहरा जी हैं, इन्होंने लिखा है स्टोरी लंबी रखनी चाहिए भाई। कुछ एक दर्शक हैं जो कहते हैं क्रिस्प और कंसाइज यानी छोटी रखनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जो कहते हैं कि उन्हें मेरी स्टोरी बहुत पसंद है क्योंकि ये टू द पॉइंट होती है, कट टू कट, और ऐसा ही सुनाना चाहिए, बहुत लंबी करके सुनाना उनके हिसाब से सही नहीं। बिल्कुल, बात बेसिकली सही है, बहुत लंबी उसको ज़बरदस्ती खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही छोटा कर दें जिसमें लोगों की रुचि ही खत्म हो जाए वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से जीवन के हर मोड़ पर जो कहते हैं ना मध्यम मार्ग, मिडिल वे, वो चीज़ अच्छी होती है, और मेरे ख्याल से स्टोरीज़ के मामले में भी वो बात हमें याद रखनी चाहिए। सुरेश परिहार जी हैं, और जमीर साहब, पता नहीं आईडी से मैं नाम नहीं रिट्रीव कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। और एक गुरुंग साहब हैं, उनका पूरा नाम सामने तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, होम बहादुर गुरुंग जी बिल्कुल, ये पेरिस फ्रांस से हैं लेकिन नेपाल के रहने वाले हैं, और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच गुरुंग साहब। और रीना राय जी ने भी कमेंट किया है, और इन्होंने लिखा है मेरा भी नहीं रीड करते हैं सर, विथ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। एएसएपी बहुत अच्छी शॉर्ट बट बोरिंग स्टोरीज सुनाते हो, इसलिए ऑल स्टोरीज। माय नेम इज़ रीना राय फ्रॉम पंजाब, नॉट बोरिंग। ओके ठीक है, थैंक गॉड नॉट बोरिंग है, मुझे लगा कि बोरिंग स्टोरी सुनाते हो लिख दिया। असल में बड़ा ताबड़तोड़ टाइप का रीना जी आपने कमेंट लिखा है, मैं इससे आधी चीज़ पढ़ के समझ पा रहा हूँ, आधी चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आपको नए साल की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टोरी कम से कम 40 मिनट का होना चाहिए, हमारे एक दर्शक ने लिखा है। बाकी लेश चावड़ा का कमेंट है, द्विवेदी पवन इन्होंने कमेंट किया है, अभिजीत भूमिके ने भी कमेंट किया है, दादा खूबी भालो लगे तुम्हार कहानी इन्होंने लिखा है बांग्ला में। और आनंद छेत्री जी हैं, थैंक यू वेरी मच आनंद जी। विजेंद्र सिंह जी हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। श्रद्धा बुंदेला, अर्चना रोगडे और सतीश हनी ने भी कमेंट किया है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं कुछ रैंडम उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता हूँ ताकि सब
सबका कमेंट मतलब रैंडम तरीके से पढ़ पाऊँ, एक किनारे से पढ़ने से इंसाफ नहीं हो पाएगा। एल के फैशन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है, रेखा भट्ट जी पूनिया, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जिस तरह से यूज़र आईडी के साथ वो एक साथ जुड़ा हुआ है। देवेश पटले साहब, इन्होंने भी कमेंट किया है। प्रमोद साहा ने भी कमेंट किया है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है, और देवेंद्र मौर्य जी का भी कमेंट है, और हृदय, ये मेरे ख्याल से बांग्लादेश से हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, अपनी राय रखी है। सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और एक बार फिर से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई कहानी, किसी और नए वाक़ये के साथ। एक बात और भी आपको बताना चाहता हूँ, 3-4 दिनों के लिए नए साल पर मैं विशाखापट्टनम जाना चाहता हूँ छुट्टी में। तो मुझे नहीं पता कि उन 3-4 दिनों के लिए मैं पहले स्टोरीज़ रिकॉर्ड कर पाऊँगा या नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं 3 दिन गैर हाजिर रहूं, तो मैं पहले से आप सबसे माफ़ी मांगता हूं कि मेरी गैर हाज़िरी को आप मंजूरी दें, और अगर हो सके तो मैं एक आध स्टोरी और एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके चलना चाहूँगा, ताकि गैर हाज़िरी खले नहीं। तो ये बात मैं आप सबको पहले बता देना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रतापूर्वक। उम्मीद है कि आप मेरी अर्ज़ी जो है उसे कंसीडर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जल्द हाजिर होंगे किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।